तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल जो कि आरडब्ल्यू द्वारा पब्लिश की गई किताब है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके अंदर अभी तक हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 423 क्वेश्चन थे प्लस जो नोट्स मैंने लिखवाए थे उसके अंदर। अब हम अध्याय नंबर 3 करने जा रहे हैं, यह है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस अध्याय में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कमी है तो मैं उस क्वेश्चन के अंदर अपने नोट्स ऐड ऑन कर दूंगा जिससे कि वो क्वेश्चन फुल ऑन हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो देखो, हमारी अंतरिम जो सरकार थी उसका जो संविधान निर्माण था वो कब हुआ था? वो होता है आपका 1946 में। अब देखो, अंतरिम सरकार के जो प्रमुख सदस्य है वो यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले जो सदस्य हैं उनका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू। इनके पास क्या काम था? जवाहरलाल नेहरू संबंधित विभाग, राष्ट्रीय मंडल संबंधित व विदेशी मामले इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य व कृषि थे। ठीक है, ये अंतरिम सरकार 1946 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये नहीं कि जब भारत आजाद हो गया था, आजाद होने के बाद जो सरकार बनी है वो वाला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री इनके पास था। ठीक है, होम मिनिस्ट्री थी और आईटी था। ठीक है, और सरदार बलदेव सिंह, देखो नाम में ही बल है, बल क्या करता है? रक्षा। तो उस टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जिनके नाम में बल मिलेगा? ठीक है, और जगजीवन राम, इनके पास थे श्रम, यानी कि लेबर मिनिस्ट्री थी इनके पास। जॉन मथाई, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन मथाई के पास क्या थी भाई? जॉन मथाई के पास उद्योग व नागरिक आपूर्ति थी, यानी इंडस्ट्री किसके अंडर में थी? जॉन मथाई के अंदर। विद फाइनेंस डिपार्टमेंट लियाकत अली खान के अंदर। लॉ, विधि, लॉ डिपार्टमेंट जो था जो था वो आपका जोगेंद्र नाथ मंडल के अंतर्गत था। वहीं रेलवे व परिवहन ये किसके पास थी? असफ अली, ये 1946 में। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग गफ्फार अली गफ्फार खान के पास। कला व शिक्षा राजगोपालाचारी, कार्य खान खान व ऊर्जा ये CH भाभा, और डाक वायु ये रब निशास्त्र के पास थी। ठीक है, अब अंतरिम सरकार 1946 का गठन जो होता है वो आपका 2 सितंबर 1946 को होता है। अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक चली, जब तक भारत स्वतंत्र अर्थात भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो गया। अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख एवं जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे वहां पे। ठीक है, आंतरिक सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी शामिल हो गए थे। कब? 1946 के समय में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, वो है किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की थी? यानी एक अमेंडमेंट होता है जिसमें जो वोटिंग राइट्स थे वो आपके 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को दे दिए गए। ठीक है, कि उस समय क्या था कि 21 वर्ष का व्यक्ति ही वोट डाल सकता था, बट एक संविधान संशोधन होता है जिसके कारण अब 18 साल का जो व्यक्ति है वो वयस्क माना जाएगा और उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे। तो ये वोटिंग राइट्स संशोधन जो आता है ये आता है आपका 61वां संशोधन। ठीक है, मैं कहूंगा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब होता है? 1988 में होता है, जिसमें क्या हुआ था भाई? 21 साल के जो वोटिंग राइट की जो एज थी उसे घटा के 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब देखो, जो ऑप्शन में अनुच्छेद दे रखे थे उनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा हेतु निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, 62 व अनुच्छेद संविधान संशोधन क्या बोलता है? अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण व लोकसभा तथा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व में 10 वर्षों के लिए की वृद्धि हुई थी। वहीं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो ये की थी आपकी लाहौर अधिवेशन के अंदर। अब देखो, मैं इस बुक को हटा के मैं अपने नोट ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, किसने की थी, कौन इसका पहला अध्यक्ष था, अभी तक कितने अधिवेशन हुए हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब होती है आपकी? वो होगी आपकी
28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसके बाद इसका स्थान कहाँ होता है, कहाँ इसकी स्थापना होती है, तो आप बोलोगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि कहाँ पे था, बम्बई, वर्तमान में मुंबई। इस संस्थापक कौन थे भाई, एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम की फुल फॉर्म क्या है, ऑल एंड ऑक्टेवियन ह्यूम्स, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और कितने प्रतिनिधित्व थे, तो आपके 72 प्रतिनिधित्व के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं इसके अधिवेशनों की ओर। तो सबसे पहला अधिवेशन जो कि 1885 में यानी 1885 में होता है, वो होगा आपका बम्बई में। बम्बई में देखो, जो इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी किसने, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, ठीक है। इसके बाद भाई कितने व्यक्तियों के साथ कांग्रेस की स्थापना होती है, तो आप बोलोगे 72 प्रतिनिधित्व थे। 1886 जो कि एक साल पूर्व आता है, अगला अधिवेशन कांग्रेस का होता है कलकत्ता के अंदर। कौन करते हैं, हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन जिसका नाम कहा, जिनको कहते हैं, वो है दादा भाई नरोजी, ठीक है। अब इस समय दादा भाई नरोजी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, अपनी किताब। और इनकी किताब का नाम क्या था, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस किताब के अंदर इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी, हिंदी में क्या कहोगे, धन निष्कासन का सिद्धांत। और दादा भाई नरोजी ने ही ये पहली बार भारत की आय गणना की थी, यानी कि भारत की जीडीपी, ठीक है, इनकम कैलकुलेशन की थी। और भारत की आय क्या बताई थी, 20 रुपए पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये किसने बताई थी, दादा भाई नरोजी ने। इन्होंने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब अगले साल 1887 ये अधिवेशन होता है आपका मद्रास के अंदर। मद्रास के अंदर कौन आता है जी, बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं। ये कौन है, ये भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, किसके, आईएनसी की अध्यक्षता की। किस चीज की अध्यक्षता जी, अधिवेशनों की। कौन सा अधिवेशन, 1887 में। कहाँ हुआ था, मद्रास में। किसने की, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब अगले साल इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, और यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कौन थे भाई, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस के अधिवेशनों की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको मोटा मोटा क्या पता लग गया। सबसे पहले 1887 में, ठीक है, मद्रास में अपने तैयब जी आ गए, कौन, पहले मुस्लिम। अगले ही साल इलाहाबाद में कौन आ जाता है, जॉर्ज यूल आता है। कौन है ये, पहले अंग्रेज थे। अब ठीक इसके बीच में आता है 1896 आते हैं। क्या इनके बीच में अधिवेशन नहीं हुए, जी हुए हैं अधिवेशन, बट मैंने वो लिखे नहीं है क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। मैं सीधे सीधे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स वाले अधिवेशन लिखवा रहा हूँ। तो 1896 में कलकत्ता में ही अधिवेशन होगा। कौन लेते हैं भाई इसकी अध्यक्षता, रहीमतुल्ला सैनी। अब ये कौन थे, ये वही इसी टाइम पे वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था, ठीक है। अगर अब मैं बोल दूं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आप कहोगे कलकत्ता अधिवेशन 1896, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्ला सैनी कर रहे थे। अब वंदे मातरम के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा, ठीक है। कहाँ से लिए उठाया गया जी, आनंद मठ उपन्यास था उनका, वहां से लिया गया है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कब ऐड हुआ ये, तो ये होता है 24 जनवरी 1950 को इसको भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मोटी मोटी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे के अधिवेशन। अगला जो अधिवेशन होगा वो मैंने नोट डाउन करवाया यहाँ पे 1905 का। 1905 में ये होगा बनारस के अंदर, ठीक है। और कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता करेंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये कौन थे, ये एमजी, यहाँ एमजी का मतलब महात्मा गांधी है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो आप कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने 1905, कौन सा, बनारस। बनारस किस लिए फेमस है, बनारस की साड़ियां, ठीक है, की अध्यक्षता की। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना करती है इसी अधिवेशन में, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने इसकी स्थापना करी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब करी है, ये तभी करी है जब ये आईएनसी के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1905 में। कहा, बनारस में, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले इसी समय यानी 1905 में ही एक और घटना घटती है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। और उस समय बंगाल के विभाजन के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, तो आप बोलोगे करजन था,
कौन था? करजन। अब देखो मैंने एक ही पॉइंट के अंदर आपको 4 से लेके 5 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, कि 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ये इसके गुरु थे, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और उस टाइम वायसराय करजन था। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं डेटा कम दे रहा हूँ। अब बात चलती है 1906 में आ जाते हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और हमारे वही ग्रांड ओल्ड मैन लेते हैं इसका अध्यक्षता। कौन? दादा भाई नौरोजी जी। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने 20 रुपए आय बताई थी भारत के प्रति व्यक्ति आय की, जिन्होंने इन्होंने एक बुक लिखी है द ग्रांड, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आपका पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। उस किताब के अंदर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया, और इनकी ही एक किताब का नाम है पुअर्टी ऑफ इंडिया, और इन्हीं की दूसरी किताब का नाम है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की जरूरतें और मतलब, ठीक है। उसके बाद स्वराज की मांग, अगर मैं बोलूं कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग उठी, तो आप बोलोगे ये उठी थी आपकी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अब 1906 में क्या होता है? और कोई घटना घटती है? जी हाँ घटती है। 1906 के अंदर सबसे पहले आपकी 1905 में देखो मैंने बता दिया बंगाल का विभाजन होता है, अगले ही साल एक पार्टी बनती है जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कहाँ बनती है? ढाका। ढाका कहाँ पर है? जी ये तो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। कब बनती है? 1906 में बनती है, यानी कि बंगाल विभाजन के ठीक एक साल बाद। 1905 में बंगाल का वायसराय कौन था? करजन था, ठीक है। किसने करी है भाई मुस्लिम लीग की स्थापना? तो देखो बहुत सारे बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना लगा के आ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी सलीमुल्लाह और आगा खान ने, ठीक है। 1906 में एक और संगठन की स्थापना होती है जो होता है आपका अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। ये एक तरीके का संगठन था। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुके हैं कि 1906 में उत्पन्न हुए अभिनव भारत की शुरुआत, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वी डी सावरकर और जी डी सावरकर, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कब हुई है ये? 1906 में। अब 1907 में चलता है। 1907 में क्या होता है? 1907 में होता है सूरत में अधिवेशन आईएनसी। कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं इसकी अध्यक्षता, ठीक है। इस समय क्या होता है? इस समय देखो एक टाइमलाइन चलती आ रही है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग और अभिनव भारत बन गया, ठीक है। और वहीं 1907 में कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट कहलाया नरम दल, दूसरा पार्ट कहलाया गरम दल। नरम दल के ये 3 महत्वपूर्ण नेता हैं, ये भूलना मत। सबसे पहले लाला लाजपत राय, फिर बाल गंगाधर तिलक और लास्ट में विपिन चंद्र पाल, जिनको एक ट्रिक से जाना जाता है कि लाल, बाल और पाल, ठीक है। ये तीनों के तीनों किसके नेता थे? ये गरम दल के नेता थे। मैंने गलती से यहाँ पे नरम दल लिख दिया, बट ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। यहाँ पे गलती करी है मैंने, इसको ठीक करवा दूंगा मैं। और लाला लाजपत राय जी की उपाधि क्या है? इनको पंजाब केसरी से जाना जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, ठीक है, लोकमान्य की उपाधि। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले उसके ऊपर। अगला, अब 9वें नंबर पे मैंने लिखा है 1916। 1916 में क्या होता है भाई? लखनऊ में अधिवेशन होता है आईएनसी का। आईएनसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भूलना नहीं। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। एओ ह्यूम ने बनाया था। व्योमेश चंद्र चटर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। 72 लोगों के साथ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसका 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं अंबिका चरण माजुमदार, ठीक है। इस समय क्या होता है कि देखो जो 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में बटी थी ना, नरम दल और गरम दल के बीच में, ये दोनों के दोनों दल एक हो जाते हैं। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला जो अधिवेशन आता है वो 1917 में आता है। ये कौन करती है? ये करती है भाई एनी बेसेंट। ये महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट क्या है? कौन थी? ये कलकत्ता में होता है 1917। एनी बेसेंट जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मैंने ये नहीं बोला भारतीय महिला अध्यक्ष, वो दूसरी है, पर मैं बोलूँ खाली महिला अध्यक्ष तो आप एनी बेसेंट कह लोगे। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये लंदन की रहने वाली थी, ठीक है। अब 1898 में एनी बेसेंट ने एक कॉलेज खोलता है जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आगे चल के बीएचयू के नाम से जाना गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कहाँ खुला है जी? बनारस में। बनारस कहाँ है? वर्तमान के वाराणसी में। कब खुला था? 1898 में। किसने खोला?
एनी बेसेंट नहीं। एनी बेसेंट क्या कर रही थी? 1917 में कलकत्ता में आईएनसी की अध्यक्षता की है इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही 1916 में, ठीक है, माने कि इससे एक साल पहले इन्होंने बनारस सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। कब? 1916 में। वहीं 1898 में इन्होंने बीएचयू यानी सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी थी। और 1916 में ही एनी बेसेंट ने एक आंदोलन शुरुआत किया जिसका नाम था होम रूल। किसकी सहायता से? जी, बंगाल बाल गंगाधर तिलक के साथ, ठीक है। होप सो आपके सारे के सारे की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 1919 पे। अमृतसर 11वां 11 नंबर पे 1919 अमृतसर। यहाँ पे आईएनसी अपना क्या कर रही थी? अध्यक्षता कर रही थी। अमृतसर में इनका वो होता है सम्मेलन। कौन अध्यक्षता कर रहे होते हैं? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1919 में और क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है भाई? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहां जनरल ओ डायर, ठीक है, अमृतसर में स्थित एक जगह पर, वहां पर लगभग 1000 लोगों को गोलियों से मरवा देता है, ठीक है। और इसी टाइम रोल्ट एक्ट आता है जिसका विरोध हो रहा होता है। और भारत के लोग इसको किस नाम से विरोध कर रहे होते हैं? इसका नाम का विरोध कर रहे होते हैं ब्लैक लॉ के नाम से, ठीक है, काला कानून के नाम से, ठीक है। और इसके विरोध करने के लिए ही भीड़ इकट्ठा हुई थी हम, ठीक है। और जहां पर ये कांड करवा दिया किसने? जनरल ओडायर ने, 13 अप्रैल 1919 को। और 1919 में ही एक अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे द्वैध शासन ने डायरकी को दोबारा लागू कर दिया। डायरकी क्या थी भाई? ये शासन करने की एक पद्धति थी, जहां पर अगर मैं बताऊं, ये अगर एक देश है, इसके ऊपर एक दूसरे देश ने कंट्रोल कर रखा है, तो इसके अंदर दो दो सिस्टम चलेंगे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपस में कुछ कानून के लिए उनके पास स्वतंत्रता है, बट वहीं अगर ये इस देश के लोग किसी अन्य देश से कोई व्यापार करते हैं तो इसका कंट्रोल रहेगा इस बड़े वाले देश के ऊपर, ठीक है। यानी दो सिस्टम चलते हैं, यहाँ पे लोगों के पास शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। अब चलते हैं 1922 में। बिहार में होता है ये एग्जीबिशन। बिहार के कौन से जिले में? जी, गया में होता है। कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे चितरंजन दास, जिनको हम दास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1922 में होता है ये। इस पॉइंट पे क्या होता है? 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी की शुरुआत होती है। हाँ, तो इस समय 1922 में गया अधिवेशन दास इनके अध्यक्ष होते हैं। और 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, ठीक है। इसको कौन शुरुआत करते हैं भाई? दास, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर कौन सी पार्टी की शुरुआत करते हैं? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू है, भूलना मत कहीं जवाहरलाल नेहरू लगा जाओ, मोतीलाल नेहरू है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर। अब हम चलते हैं 1924 में। 1924 में क्या होता है? अधिवेशन होता है बेलगाम के अंदर। महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी ने इकलौता एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1924 बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन। इसके अगले साल कानपुर में आता है, कानपुर 1925। सरोजनी नायडू, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो देखो 1916 में आया था ना कि एनी बेसेंट पहली महिला, बट 1925 ये है सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ठीक है। अब 1928 में चलते हैं। कलकत्ता अधिवेशन आता है। कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। ये वही मोतीलाल नेहरू है जिन्होंने दास के साथ मिलके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कौन सी रिपोर्ट का प्रस्ताव डालते हैं जी? नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन होंगे? यही मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जो कि जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के पास जवाहरलाल नेहरू झंडा, हमारा जो तिरंगा है, उसे फहरा देते हैं और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद 1931 कराची में होता है ये अधिवेशन। ये हमारे लौह पुरुष इसकी अध्यक्षता करते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य नाम इंडियन आयरन मैन ऑफ इंडिया। 1928 में इनको बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। वहीं इनका 31 अक्टूबर को इनके जन्म तिथि के नाम पर हम क्या नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब
1931 में और क्या होता है जी, गांधी का इरविन के साथ समझौता होता है जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो होता है 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है। अब 1937 ये होता है फैजपुर अधिवेशन। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हैं और पहला अधिवेशन जो कि ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। अब अगला अधिवेशन आता है 1938 को। 1938 को हरिपुरा अधिवेशन होता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनका ये नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। इसके अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत तो गए, बट इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को हरा के, जो गांधी जी के बहुत करीबी थे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के गांधी जी के साथ मतभेद हो गए और गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया जी? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है। अब चलता है 1940 में। ठीक है, रामगढ़ किस लिए फेमस है? रामगढ़ के चाकू। कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं और 1992 में इनको भारत रत्न से नवाजा जाता है। कब? मरणोपरांत। और पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं आजाद भारत के। 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है। जेबी कृपलानी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जेबी कृपलानी जी की जो बुक्स का नाम है वो है माय टाइम्स, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और गांधीयन थॉट, ये भी उनकी किताब है। और 1947 में जयपुर अधिवेशन होता है जो कि अंतिम है आपका, और इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं आपकी पट्टाभी सीतारामैया, जो 1938 में कौन सा संगठन हुआ था? 1939 में त्रिपुरी संगठन में हराया गए थे। किसको द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? ये महत्वपूर्ण पोर्शन है, वो थे जेबी कृपलानी। इनकी वाइफ सुचिता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। कौन से क्षेत्र की मुख्यमंत्री बनेगी जी? उत्तर प्रदेश की बनती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे अधिवेशन, उनके साथ रिलेटेड सारे नोट्स, सारे पॉइंट्स आपको पता लग गए होंगे कि किस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी, किस अधिवेशन में किसने उसका अध्यक्षता करी, और उनको फ्यूचर में भारत रत्न प्राप्त हुआ है नहीं हुआ, उनकी किताब का नाम क्या था, उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, होप सो आपको ये चीज यहाँ तक पसंद आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी किताब के ऊपर वापिस। अब आपको एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को घोषित कर दिया गया था? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस नदी के पास? रावी नदी के पास। और ये हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसलिए मैंने सारे अधिवेशन बताए एक साथ। अब आगे चल के कोई भी अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बारे में यहाँ पे और बिंदु रखे वो पढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का आशय अब से पूर्ण स्वराज है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संविधान था उसमें पहले स्वराज शब्द का मतलब क्या हो गया? इस अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन 1938 में से 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किए गए? तो किसे किए गए थे? ये वही हैं जो 1939 में त्रिपुरी संकट के नाम से जाने गए। और 1938 में आपका कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी भी बताया है। तो कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के सहयोगी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया तथा लगातार दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी ने अनबन होने के कारण, यानी गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको ये चीजें मैंने पहले ही बता दी नोट्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधियों शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ये होता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है जी? इसके अंदर होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसने कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, पोर्टफोलियो प्रणाली किसकी थी? ये कैनिंग की थी, ठीक है। इसके बाद बंगाल उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा पंजाब के लिए विधान परिषदों की स्थापना की गई। आपातकाल के दौरान वायसराय द्वारा परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी किए जा सकता था। हालांकि ऐसे अध्यादेश अवधि 6 माह की थी, जो आज भी भारत के संविधान के अंदर देखने को मिलती है, जब राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर कौन सा यूज करते हैं? 1, 2, 3, आई थिंक यही है। इसके द्वारा स्पेशल ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, जिसकी जो समय सीमा होती है वो 6 माह की होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था? तो किस अधिनियम के द्वारा होता है भाई इसकी स्वायत्तता का आरंभ? तो इसका आरंभ होता है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। शुरुआत कब हुई थी? 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा द्वैध यानी डायरकी की समाप्ति कब हो गई? 1935 में इसकी समाप्ति कर दी गई एवं प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में उत्तरदायी सरकार को भी स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो वो कौन सी है? क्या कुलीन तंत्र है? क्या अभिजातीय तंत्र है? जी नहीं, संसदीय तंत्र है। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था की बजाय ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि अध्यक्षीय व्यवस्था के बजाय मतलब ये होता है कि उस देश का जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, उसके पास अध्यमय शक्तियां रहती हैं, जो कि कानून में भी बदलाव कर सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास ज्यादा शक्तियां होती है, वो रियल हेड होता है, रियल पावर एग्जीक्यूट करता है। बट ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल पावर होल्ड करता है, यानी कि वो एक तरह से बाध्यकारी हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री, जो संसद जो बिल पास करेगी, वो हमारे राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं, उसके ऊपर वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। संसदीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था को सरकार की वेस्टमिनिस्टर रूप, वित्तीय मंत्रिमंडलीय सरकार एवं उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम देश की द्वै संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी, मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929 में डायरकी स्टार्ट हो गई थी। 1935 में इसको अंत कर दिया गया था इस डायरकी का, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य नाम क्या है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। प्रथम बार देश की द्वै सदनीय व्यवस्था आरंभ हुई। प्रांतीय विषय 2 भागों में विभाजित हो गए। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन थे? देखो भारतीय जो संविधान थे इसको हाथों से लिखे थे। देखो सिंपल सी बात, अगर हाथों से किसी कुछ भी लेटर लिखते हो तो आप किस में लिखते हो जी? जी प्रेम में लिखते हैं। तो आप बोलोगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान हाथों से लिखा है, ठीक है। और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। तो अब देखो महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद मूल भारतीय संविधान ये क्या है? एटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। तो कौन सी शैली? एटैलिक शैली है भाई वो। हिंदी भाषा में मूल संविधान वसंत कृष्ण वैद जी द्वारा लिखा गया है हमारा, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए कि इंग्लिश में किसने लिखा है जी? रायजादा ने लिखा है। हिंदी में वैद जी ने लिखा है। कौन? वसंत कृष्ण वैद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? यानी कि इंडिया ऑल्सो इज नोन एज भारत। ये है अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है आपका? इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं इस संविधान के इस संशोधन के अंदर ये बोला गया कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि राज्यों का विनाश होकर वह छोटे छोटे यूटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है।
बट संघ का विनाश नहीं होगा, संघ के पास ज्यादा पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक राज्य का विनाश किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य ना बनाकर क्या बना दिया गया, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से ये अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि भारत क्या है, एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है बट संघ का विनाश नहीं हो सकता। अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोलता है, नए राज्य भारतीय संघ में शामिल एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति है। ठीक है, अभी देखो जम्मू कश्मीर अब जब यूटी बना तो आप क्या बोलोगे, कौन सा अनुच्छेद एक्टिवेट हुआ, अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्य की गठन। ठीक है, या फिर अगर मैं अगला अनुच्छेद पढ़ूं तो नए राज्यों की स्थापना एवं मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। सॉरी, वो एक्चुअली अनुच्छेद नंबर 3 है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को अपने यूटी बनाया। ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत निर्मित कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची तथा पूरक, अनुशांशिक व अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप कहोगे जी मुंडक या मंडुकोन उपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, सत्य में जयते भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित है, यह तथा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न हिस्सा है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1946 में किस संविधान संशोधन सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसको चुना गया था जी? वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम बैठक जो होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सचितानंद सिन्हा जी को सभा की अस्थायी सभापति अध्यक्ष चुना गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सभापति यानी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचितानंद सिन्हा। 2 दिन बाद हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन से हो गए? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे जी? ये थे आपके पटेल साहब, जिनको बारदौली के सत्याग्रह में 1928 में होता है। और इनको किसकी उपाधि मिलती है? सरदार की उपाधि मिलती है, यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री एवं पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी कुछ समितियां, सबसे पहली समिति संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शित समिति, प्रक्रिया नियम संबंधित समिति। किसके कंट्रोल में थी जी? राजेंद्र प्रसाद जी के कंट्रोल में। इसके बाद सदन समिति, वो थी पट्टाभी सीतारमैया जी के पास। ठीक है, राज्यों संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास। कार्य संचालन समिति के मुंशी जी के पास। इसके बाद क्रेडेंशियल, इसका नाम भी क्रेडेंशियल ही आता है, संबंधित समिति किसके पास है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के पास। और संघ शक्ति, ये जवाहरलाल नेहरू के पास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न हुई? संलग्न का मतलब होता है एड ऑन हुई। तो ये होती है पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, और 9वीं अनुसूची ऐड हो जाती है। भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन से संबंधित। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची कब जुड़ती है जी? 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 के टाइम पे, तब भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसे संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुको, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां रही हैं, परंतु संशोधन के पश्चात भारत में कुल कितनी होगी? 12 अनुसूचियां रहेंगी। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन कौन संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करता है? तो ये करता है आपकी अनुसूची नंबर 7।
5वीं अनुसूची क्या काम करती है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है। 6ठी अनुसूची भाई 4 राज्य है जिनको मातम कहा जाता है, मातम है। ठीक है। M4 मेघालय, T4 त्रिपुरा, ठीक है, A4 असम और फिर M4 मिजोरम। ये इनसे संबंधित स्पेशल राइट्स देती है। 7वीं अनुसूची संघ सूची एवं राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। कितनी लिस्ट है जी? पहली है आपकी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मूल में से 14 तथा वर्तमान में 22, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। मूल में कितनी भाषाओं को मान्यता थी? 14 को। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो देखो, राज्य सूची का भाग है कृषि। ठीक है। अब संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर बैंकिंग आता है, राज्य सूची के अंदर कृषि एवं सिंचाई आती है, समवर्ती सूची के अंदर रोजगार आता है, जहाँ पे दोनों राज्य और संघ यानी सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? संघ के कानून को। रक्षा आपकी संघ सूची के अंदर में आता है, पुलिस आपकी राज्य सूची के अंदर आती है और शिक्षा आपकी दोनों सूचियों के अंदर आती है। ठीक है। जनगणना संघ सूची के अंदर, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंदर, विवाह एवं उत्तराधिकार कंकरेंट लिस्ट, परमाणु शक्ति राज्य सूची परमाणु शक्ति सेंट्रल लिस्ट, स्थानीय शासन आपका राज्य लिस्ट और आर्थिक एवं सामाजिक योजना आपकी कंकरेंट लिस्ट। नागरिकता संघ सूची, टोल टैक्स राज्य सूची, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आपकी कंकरेंट लिस्ट, रेलवे डाक एवं तार आपकी सेंट्रल लिस्ट, बाजार एवं मेले स्टेट लिस्ट और वन्य एवं वन्य जीवों संबंधित पक्षियों का संरक्षण आपका कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य और संघ दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। प्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर और विद्युत, युद्ध एवं शक्ति संघ सूची, कृषि आय पर कर ये आपकी राज्य सूची और कारखाने आपके कंकरेंट लिस्ट में आ गए। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो ये आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष होते हैं? सचिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारत के संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था, वो किसके द्वारा गया था जी? 13 दिसंबर 1946 या 47 को आया था ये, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प यानी प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चल के हमारी क्या बन जाएगी? आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनती है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं JB कृपलानी। इनके वाइफ सुचिता कृपलानी कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM थी। ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी और अन्य समितियां संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 में इसने डैश के रूप में कार्य किया। तो इसने कार्य किया था भारत की अस्थायी संसद के रूप में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके पश्चात संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 वर्ष 1951-52 के निर्वाचित पश्चात बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत की अस्थायी यानी आंतरिक संसद के रूप में कार्य किया। तो यहाँ तक हमको इस अध्याय के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। साथ में मैंने इसके अंदर आपको कांग्रेस के सारे अधिवेशन जो महत्वपूर्ण और पेपर के अंदर आ चुके हैं, उनके साथ सारे के सारे ऐसे फैक्ट, ऐसे पॉइंट जो किसी ना किसी या तो CGL के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल एग्जाम के अंदर ही कांस्टेबल लेवल या फिर SI के अंदर पूछे गए हैं, वो सब के सब मैंने बता दिए हैं। आप उन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लो और एक फ्रेश पेज पे से लिख लेना, जिससे बाद में आपको रिवीजन करने की आसानी है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आपसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर कुछ चाहते हैं, आपका कुछ
डाउट है या फिर डिफरेंट टाइप का आपका कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दे सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।